यूँ तो देखने में ऐसा अब लगने लगा है कि कोरोना से मुक्ति मिल गई है और हम सब लोग जिस माहौल में अब चल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, उससे एहसास भी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक-ठाक है, हम सब रास्ते पे सही हैं। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं, जिससे लगता है कि कहीं ये वापसी तो नहीं, कहीं ये फिर से नुकसान करने वाली चीज़ें नहीं, या ये कहें क्योंकि अभी तक कोरोना से मुक्ति का कोई हमें आधिकारिक रूप से कोई संकेत नहीं दिया गया है। वैक्सीन का क्रम चल रहा है। व दूसरी की अभी वैक्सीन फ्रंट स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को या पुलिस के लोगों को ही लगाई जा रही है। लेकिन उसके बाद भी लोगों की लापरवाही और दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि केसेज़ लगातार कम होना, जिससे लोगों ने मान लिया है कोरोना से मुक्ति हो गई है। बाज़ार भरने लगे हैं, बसों और मेट्रो में फिर उसी तरीके से भीड़ होने लगी है। ये एक मुश्किल दौर उसको लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन है ज़रूर, और ख़ास तौर से तब जब खबरें ऐसी आ जाती हैं। अभी आज ये एक खबर आई है कि कर्नाटक बेंगलोर में एक सिर्फ़ अपार्टमेंट में जब जाँच की गई तो 25 लोग पॉज़िटिव निकले। उसी तरीके से बॉम्बे में भी, मुंबई में भी ऐसी ही खबरें मिली हैं, ऐसी ही कुछ खबरें केरल में भी मिली हैं। तो ये इसकी क्या वजह है और कोरोना की असली स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ और जानकार व्यक्ति हैं, डॉक्टर जुगल किशोर, सफदरजंग हॉस्पिटल के निदेशक हैं और इस पूरे कोरोना काल में इन्होंने बहुत एक तो सबसे अच्छी बात इनके साथ ये रही कि इन्होंने कभी डराया नहीं हमें। आज भी मुझे उम्मीद है ये डराने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये उस समय भी ये कहते रहे, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान मत होइए, आराम से रहिए, मस्ती से रहिए, बस थोड़ी सावधानी बरतिए। तो क्या ये दौर डॉक्टर साहब मस्ती करने का सचमुच आ गया है, या लापरवाही लोग जो कर रहे हैं वो ठीक है, या ये कि अभी सतर्कता हमें बरतनी होगी? डॉक्टर साहब प्लीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दोबारा से अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसमें 2-3 चीज़ें कही कि मस्ती और क्या हमें कुछ सावधानियां बरतनी है, तो और या फिर हमें बहुत इसमें ध्यान देना है। तो लाइफ तो मस्ती में ही जीना चाहिए, सावधानियों के साथ। बाकी तो जो होता है वो एक चांस फैक्टर होता है, अदरवाइज तो आप मैनेज कर सकते हैं। कोविड को लेकर जो भी अंडरस्टैंडिंग है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, उसको अगर हम देखें तो जो आपने अभी खबरें बताई कि कुछ हमारे एरियाज़ में कुछ केसेस आपको मिलेंगे, तो अगर आप इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज़्यादा करेंगे या कई जगह पर जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुए हैं तो आपको फिर भी पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन नेशनल लेवल पर जो एक एपिडेमिक कर्व होता है, वो कर्व में एक पीक आता है और पीक के बाद में फिर वो नीचे निकल जाता है। तो वो जो एक नॉर्मल कर्व है, उस कर्व को अगर देखें तो ये बिल्कुल बहुत ही नीचे आ गया है और ढलान पर है। थोड़ा सा ढलान इसका कम हुआ था जब हमारा ये एक फेस्टिव सीज़न आया था, जिसमें हमारी दिवाली और 1-2 त्यौहार थे, उस वक्त में थोड़ा बढ़ गया था। अदरवाइज इसका जो मैक्सिमम पीक था वो हमारा सितंबर अक्टूबर में रहा, उसके बाद में कंटिन्यूसली जा रहा है। और ये हमारे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो हर देश में इसका कर्व नीचे की तरफ जा रहा है। कुछ देशों में इसमें पीक बढ़ा या दोबारा से लहर आई, और दिल्ली में भी कहें तो हम इस तरह की कुछ पीक्स आए, और वो पीक्स स्वाभाविक थे क्योंकि जैसे ह्यूमन बीइंग बिहेव करता है या जैसे हमारी पॉपुलेशन बिहेव करती है तो उसके हिसाब से इन्फेक्शन होता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा फेस्टिविटी होगी, लोग एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, जबकि ये इन्फेक्शन ही इस तरह का है कि एक दूसरे से फैलता है, तो अगर हम ज़्यादा मिलेंगे जुलेंगे तो इन्फेक्शन डेफिनेटली फैलेगा, या बहुत ज़्यादा क्लोज स्पेस में लोग रहेंगे तो इन्फेक्शन फैलेगा। और जब भी इस तरह से गतिविधियां बढ़ी लॉकडाउन के बाद में, तो हमने उसके प्रभाव भी देखे। तो
कुल मिला के मेरा ये असेसमेंट है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना की स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है और इंडिया के अंदर भी बहुत ही कंट्रोल में है, कहना चाहिए ना के बराबर है। तो इस पे कुछ इधर उधर के केस आते रहेंगे और वो इसलिए क्योंकि हमारी सारी पॉपुलेशन एक वक्त में इन्फेक्टेड हो जाए या एक पीरियड में इन्फेक्टेड हो जाए, ऐसा नहीं है। बहुत वेरीड पॉपुलेशन है हमारी, बहुत अलग अलग तरह की पॉपुलेशन अलग अलग तरीके में जगह पे रहती है, तो इसलिए वो डिफरेंसेस आपको थोड़े बहुत मिलेंगे सर। नहीं, बिल्कुल ठीक है, मिलेंगे वो डिफरेंसेस, वो हमने देखे भी हैं वो डिफरेंसेस जो हमें मिले। जब हमको याद है जब बिहार का चुनाव था और हम सब लोग घबरा रहे थे कि चुनाव खत्म होने दीजिए फिर बाद में विस्फोट आएगा, ऐसी आशंका थी, लेकिन वो नहीं आया और ईश्वर की कृपा रही कि उसके दुष्परिणाम हमें देखने को नहीं मिले। और क्या इसकी वजह थी? मेडिकल क्या वजह मानती है? मेडिकल क्या वजह ये मानती है कि वो हम लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है बनस्पति पश्चिमी देश के लोगों के, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के देशों के मुकाबले। ये हमारा उन दिनों का खाया पिया हल्दी मिर्चा नमक है, काम कर रहा है, या अभी जो लगातार हमने काढ़े के नाम पर और काढ़े के साथ साथ और सतर्कता यूनानी आयुर्वेद और होम्योपैथी की जो शरण ली, तय बात है कि आपके अलावा आपका तो अंतिम वो था कि जब आदमी कहीं ना दिक्कत में होता था तो फिर जरूर उसमें जाता था। लेकिन इस जो बचाव थे जितने भी आयुर्वेद यूनानी और होम्योपैथी ने दिए, क्या उसकी वजह से हुआ या हमारा वही जो हल्दी मिर्चा धनिया है उसकी वजह से हुआ? आपने कई सारी बातें कही इसमें और वो काफ़ी हद तक वो सही भी हैं। अगर हम ऐसी पॉपुलेशन को देखें कि ये क्या हमारी इंडियन पॉपुलेशन और दूसरी पॉपुलेशन को अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हमारी पॉपुलेशन के अंदर एंटीबॉडी ज़्यादा बनते हैं क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन होते रहते हैं और उससे हमारी जो पॉपुलेशन है कई सारी बीमारियों के से लड़ने की क्षमता रखती है। उसका रीज़न ये है कि जैसे आपका इन्वायरमेंट अगर बहुत ही इन्फेक्टेड हो और कंटिन्यूसली आपको इन्फेक्शन होते रहें तो आपकी एक मिनिमम लेवल ऑफ इम्यूनिटी बनी रहती है। वो इस तरह का नहीं हो पाता जहाँ पर बहुत ही स्वच्छता है, सफाई है, जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड है या अमेरिका है या दूसरे देश हैं उसमें। तो ये एक रीज़न है और वो रीज़न भी हो सकता है। एक रीज़न ये भी रहा कि हमारी जो पॉपुलेशन, जैसे अगर आप बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, तो वहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारी यंग पॉपुलेशन रही और वो यंग पॉपुलेशन में बहुत ही माइल्ड सिम्टोमेटिक केसेस रहे, उसमें बहुत ही सीवियर केसेस हमारी पूरी इंडिया में नहीं हो पाए यंग पॉपुलेशन में। और वो भी एक रीज़न रहा कि जहाँ भी जिस स्टेट में हमारी यंग पॉपुलेशन रही वहाँ पर कम प्रॉब्लम रही, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। और ये बात आपने जो कही कि जहाँ पर भी लोगों ने अपने जो घरेलू नुस्खे हैं अपनाए, अभी तो उसकी साइंटिफिक स्टडीज़ हमारे पास में अवेलेबल हो गई कि जो भी हमारे यूनानी के अंदर या आयुर्वेदा के अंदर या फिर हमारे सिद्धा के अंदर कई सारी ऐसी इम्यूनोमॉड्यूलेटर दवाइयाँ हैं जिनको बहुत ही प्रमोट किया गया और ये उनकी मिनिस्ट्री ने भी और साथ में हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी उसको एडवोकेट किया या उन्होंने कहा कि आप इसको लीजिए, जब भी आप कंटिन्यूसली आप ले सकते हैं, डेली भी ले सकते हैं। तो वो मैंने बहुत सारी स्टेट में देखा। मैं जब मध्य प्रदेश गया था तो वहाँ पर डॉक्टर्स इसको एडवोकेट कर रहे थे और वहाँ पर होम्योपैथी दवा वो फ्री बांट रहे थे और लोग ले भी रहे थे। और दिल्ली में भी हमने देखा कि जो हमारी आयुष मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारी जगह पर अपना पूरा पैकेट बांटा और लोगों ने लिया भी। तो उसका डेफिनेटली क्या इफेक्ट रहा वो तो स्टडी करने की बात है, लेकिन हमने एक छोटी सी स्टडी अभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर सिद्धा मेडिसिन को प्रैक्टिस में किया कि क्या कोरोना की प्रॉब्लम उससे कम होती है नहीं होती है, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया कि हमारी जो ये दवाएं हैं
जो ऑल्टरनेटिव सिस्टम के अंदर हैं वो डेफिनेटली उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये सब कुल मिला के अगर कहें तो हमारे देश की बहुत अच्छी स्थिति रही इस मामले में। जी। लेकिन अभी जब 2 महीने पहले स्ट्रेन का जो दबाव था और यूरोप जो उससे पूरा त्राही त्राही करने लगा था, अभी भी यूरोप के कई देश जो हैं, इवन अमेरिका भी हैरान परेशान है अभी भी इस हालत पे। तो क्या वो उसका रूप खत्म हो गया जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वो 70 गुना तेजी से बढ़ता है, जो जब उसका वायरस आया था तो उसके जो विस्तार की संभावनाएं बहुत बताई थी, तो क्या वो नेगेट हो गया, खत्म हो गया, या उसमें अभी भी इस तरीके की चीजें वक्त बेवक्त आती रहेंगी और हम लोग उससे लड़ते झगड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे? अगर हम बात करें जून के आसपास की, तो जून में ही हमारे देश में 1-2 वेरिएंट ऑलरेडी थे जो हमारे कोविड के थे, और पूरे वर्ल्ड के अंदर 8 के करीब वेरिएंट सर्कुलेट हो रहे थे। हमारा लॉकडाउन खुला, एक दूसरे से मिश्रण हुआ, लेकिन बाद में फिर वो कंट्रोल कर दिए गए या फिर एयर फ्लाइट्स पे बैन कर दिया गया, लेकिन काफ़ी हद तक इस तरह का मिक्सचर हो गया था। तो ये कहें कि वो जो वेरिएंट है उस वेरिएंट में बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होता। जो हमारे स्ट्रेन थे वो ड्रास्टिक चेंज प्रेजेंटेशन में नहीं हुआ, देखा हमने नहीं हुआ। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा म्यूटेशन होता तो शायद उससे कुछ अलग बात होती, लेकिन डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि कुछ पॉपुलेशन के अंदर उसका इफ़ेक्ट डिफरेंट हुआ और कुछ में नहीं हुआ। उसका रीज़न ये हो सकता है कि हमारी जो बॉडी है, हर पॉपुलेशन की बॉडी एक अलग तरह से रिएक्ट करती है, और ये बड़ी अच्छी बात देखी गई कि टोटल पॉपुलेशन में करीब 25 to 30% ऐसे लोग थे जिनमें इन्फेक्शन ये हुआ ही नहीं या होना ही नहीं था। वो भी एक रीज़न रहा कि काफ़ी लोग इससे प्रभावित नहीं हुए, और फिर जिनमें इन्फेक्शन हुआ उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बने, उनको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनके अंदर ऐसे एंटीबॉडीज़ या उनमें इम्यूनिटी बनी जो लॉन्ग लास्टिंग थी। और फिर एक स्टडी में ये भी पाया कि जो हम वैक्सीन दे रहे हैं वो वैक्सीन दूसरे वेरिएंट के अगेंस्ट, जो नए वेरिएंट है जैसे यूके का वेरिएंट है, उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ बना देता है या उसको भी इतना सक्षम है कि उसको रोक पाए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक तरह की एंटीबॉडीज़ जो कोरोना डिफरेंट वेरिएंट है उस पर प्रभावी होगी, ये बहुत अच्छी बात थी। तो ये एक रीज़न रहा कि जो हमारे एंटीबॉडीज़ बने हमारे इंडिया में, अगर हम बात करें तो वो काफ़ी हद तक हर तरह के वेरिएंट को रोकने में कामयाब हुए। मुझे ऐसा लगता है कि जो अलग डिफरेंट पॉपुलेशन है, जैसे कि हमारी यूरोपियन पॉपुलेशन है, आपने देखा होगा कि जब वो इंडिया में आते हैं तो वो अगर पानी भी पीते हैं, जो हम रोज़ाना पानी पीते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं। तो इवन हमारे जो माइन्यूट लेवल ऑफ इन्फेक्शन हमारे को पानी से मिलता है या हमारी हवा के अंदर है, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाती। तो उनका जो इन्वायरमेंट है या उनका जो रहन सहन है वो टोटली डिफरेंट है। वो एक रीज़न है कि बहुत ही माइन्यूट चेंज भी उनके लिए बहुत बड़ा चेंज होता है, और हमारे लिए वो ऐसी बड़ी बात नहीं होती। तो ये एक मिनिमम लेवल ऑफ इन्फेक्शन वो हमारे सोसाइटी के लिए, कहना चाहिए पॉपुलेशन के लिए, बहुत बहुत अच्छा भी रहा, ये कह सकते हैं हम। एक बीच में बात चली थी, मतलब बल्कि बीच में क्या, मार्च में हुआ है और अप्रैल से ही ये बात होने लगी थी कि हर्ड इम्यूनिटी ही कारगर होगी, और फाइनली ये देखा गया कि हर्ड मतलब एक स्थिति तक गए हैं लोग और फिर उसके बाद वापसी का दौर शुरू हुआ। तो क्या ऐसे आने वाले वायरस से जब भी कभी, भगवान ना करे कभी आए, 100 साल पहले एक आया था, अब एक 2020 में हम लोगों ने देख लिया, हमारी अगली पीढ़ी ना देखे, ये ज्यादा अच्छी बात है, हम ये कामना कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका हर्ड इम्यूनिटी ही एक हल है और कुछ नहीं है ऐसे में? और इसी के साथ दूसरा सवाल है कि अगर ये मैन मेड है वायरस, जो चाइना पे आरोप लगाया जाता रहा है, तो ये फिर कभी भी हो सकता है, 100 साल का इंतजार नहीं होगा फिर तो हमें?
पहले तो ये कि ये एक मैन मेड वायरस नहीं लगता। WHO ने बहुत ही क्लियरली बोला है कि ये मैन मेड नहीं है, और उसके उन्होंने पुख्ता सबूत भी पेश किए हैं। और फिर चाइना ने अलाउ भी किया कि आप आके इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। वो अलग बात है कि उन्होंने अभी तक कुछ दस्तावेज नहीं दिए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैन मेड नहीं है। जो आपकी ये बात है कि क्या जो हर्ड इम्यूनिटी हमारी हमेशा कामयाब होती है, या फिर इस तरह के इन्फेक्शन आते रहेंगे तो क्या हर्ड इम्यूनिटी कामयाब होगी? एक्चुअली इस तरह के पैंडेमिक आप अगर देखें तो स्वाइन फ्लू या फिर बर्ड फ्लू, ये इस तरह के हुए हैं जो बहुत ही, जैसे स्वाइन फ्लू का तो टाइम था जब इमीडिएटली पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ये था कि नहीं, स्वाइन फ्लू स्पेनिश फ्लू की तरह शायद फैलेगा और बहुत प्रॉब्लम करेगा, लेकिन फॉर्चुनेटली उसका जो फैटिलिटी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अगर हम इसकी भी फैटिलिटी देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारा रिएक्शन बहुत ज़्यादा रहा, वो एक अलग बात है, उस पर एक अलग डिबेट हो सकती है कि हमने एक्चुअली ये स्वाइन फ्लू और या कहना चाहिए H1N1 और ये फिर कोविड का, इसमें वायरस में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फैटिलिटी दोनों की लॉन्ग रन में उतनी ही आएगी, लेस देन 1% ही आएगी। अगर हम पूरे के पूरे नॉन इन्फेक्टेड या जो नॉन क्लिनिकल या सब क्लिनिकल केस भी जोड़ दें डिनोमिनेटर में, तो डेफिनेटली इसकी फर्टिलिटी 1% से कम आएगी। तो एनीवे रिएक्शन, लेकिन कोरोना का आतंक तो बहुत था। कोरोना का आतंक जितना था, साल भर तक तो हम लोगों को सबको बांधे रखा है। हम सब लोग दो चार इस पे मैं यही कहूंगा कि हमारा रिएक्शन इसका बहुत ही ज्यादा, अब यही है कि हमारे बॉडी का भी रिएक्शन अगर ज्यादा हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। जो पैनिक अटैक है, अगर हम पैनिक अटैक की सेल्फ अंदर से आपकी इतने डर गए आपके, उसमें आपको हार्ट अटैक भी हो जाएगा, तो आप खुद ही मर जाते हो। उसी तरह से हमारे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होते हैं बॉडी के, वो भी सेल्फ रिएक्शंस होते हैं जो बहुत फैटल होता है। तो एनीवे ये जो हर्ड इम्यूनिटी की आपने बात की, ये हर्ड इम्यूनिटी सब बीमारियों पे लागू नहीं होती। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एक दूसरे से फैलती हैं और साथ में इम्यूनिटी बढ़ाती है या बनाती है। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो फैलती हैं लेकिन इम्यूनिटी नहीं बनाती, तो हर्ड इम्यूनिटी होती ही नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होगी तो हर्ड इम्यूनिटी डेफिनेटली क्रिएट होती है। तो इसमें यही देखा गया कि स्टार्टिंग में यही सोच रहे थे कि इससे लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होगी, और कम से कम अगर ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी तो कम से कम 6 महीने वाली इम्यूनिटी जरूर होनी है। और हमें लगता है कि नहीं, लॉन्ग टर्म इसलिए होगी क्योंकि जो इसके मर्स वायरस या जो पहले सार्स वायरस है, उसकी जो इम्यूनिटी हुई वो इतनी लंबी थी कि उसके बाद में दोबारा वो इन्फेक्शन नहीं हुए। तो हमें कोरोना का भी यही लग रहा था कि एक लंबी इम्यूनिटी होगी। अच्छी बात ये हुई कि हम इसी ड्यूरेशन के बीच में जिसमें ये इन्फेक्शन पैंडेमिक में आया, उसमें हमारी वैक्सीन आ गई, जो कि हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। ज़्यादातर हम वेट करते थे कि शायद हर्ड इम्यूनिटी से हमारी पॉपुलेशन सेव होगी, लेकिन ये एक ही साल के अंदर हर्ड इम्यूनिटी भी हुई और साथ में वैक्सीन भी आई, तो हम बहुत ही अच्छी पोजीशन पे रहे। डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि हम लोगों ने उसे, मतलब अगर मैं अपनी सीधी भाषा में कहूँ, पैनिक हो गए हम लोग, और उसे उस तरीके से, तो वो पैनिक तो विज्ञान ने भी किया, आपके जो आपका वर्ग है उसने भी किया, और उसने बहुत सारे तरीके से हम लोगों को आतंकित किया, और ये सतर्क ये रहिए। जबकि इसके पहले जितने भी आपने बताए, स्पेनिश फ्लू का या H1 का, वो सब भी हम लोगों ने देखे और अब हमें याद भी नहीं है। लेकिन कोरोना तो ऐसा साल भर का रहा कि शायद मुझे तो याद रहेगा ही, आपको भी याद रहेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को कितना याद कराने की जरूरत होगी कि नहीं होगी। तो क्या वहां साइंस भी चूकी है उसको, क्योंकि जितनी अच्छी स्थिति ईश्वर की कृपा से यहाँ रही, बड़े देश को देखते हुए जितना बड़ा आतंक रहा, जितनी अपेक्षाकृत कम, मतलब जो बाकी, लेकिन और दुनिया भर में और देशों में तो बहुत बुरा हाल रहा। अमेरिका सबसे ज्यादा पीड़ित रहा, ब्रिटेन और बुरी हालत में रहा, और देश भी रहे।
तो क्या साइंस उसको सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर सकी? क्या आपने जो साइंस ने किया उससे आप व्यक्तिगत रूप से, कोई आक्षेप नहीं है, व्यक्तिगत रूप से आप सहमत नहीं थे, या हमें उसी मस्ती की, जैसा कि जिस मस्ती के आप कायल रहे हैं, आपने मुझे भी कई बार कहा कि आप बिल्कुल सामान्य तरीके से रहिए, बहुत डरिए नहीं, तो वही तरीका अपनाया जाना चाहिए था? अभी कुछ ऐसी स्टडी आ रही हैं जो ये प्रोजेक्ट कर रही हैं कि जो डेथ हुई है, वो डेथ पूरे साल में जितनी डेथ हुई है, कुछ ऐसी स्टडीज प्रोजेक्ट हो रही है, वो पिछले साल से बराबर है। तो अब आप कैसे कहेंगे कि कोरोना ने ज्यादा बढ़ा दिया डेथ, है ना? मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका इफेक्ट नहीं हुआ, डेफिनेटली कोरोना की वजह से डेथ हुई, लेकिन पिछले साल भी उतनी डेथ हुई जितना इस साल हुई। अब ये स्टडी आ रही है, तो कहने का मतलब ये कि हार्ट अटैक और डायबिटिक या बाकी और जो बीमारियां उनसे, हाँ, तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि शायद कोरोना का जो परसेप्शन वो हमारा ओवर रिएक्शन में था, और इसमें क्योंकि साइंस भी हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट होती है, और जो डिसीजन होते हैं वो ज़्यादातर साइंटिफिक नहीं होते। या आप अगर अमेरिका की बात देखें तो आप देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे बिहेव कर रहे थे, और वो फॉसी से किस तरह से उनका इंटरेक्शन था, वो सब समझ में आ रहा था, और किस तरह से ये पूरा का पूरा पेंडेमिक को हैंडल किया गया। तो उसमें हम कहेंगे कि जो भी डिसीजन लिए वो उस वक्त में ठीक थे। उसको अब एनालिसिस बाद में होंगे वो चीज़ें कि वो कितने सही हुए और कितने उससे नुकसान हुए, वो बाद की विश्लेषण है जिनको हमें करने की ज़रूरत है, और करना भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली फ्यूचर में कोई भी एक्शन हो वो साइंस बेस्ड हो, एविडेंस बेस्ड हो, और बहुत ही अच्छे ढंग से लिया जाए, ऐसे जिससे कि बहुत बड़ा इफेक्ट ना हो पॉपुलेशन के ऊपर। बट डेफिनेटली कोई भी डिजीज़ है या पेंडेमिक है, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं कोई भी चीज़ को डिसाइड करने के लिए। सिर्फ ये कहना कि नहीं साइंस ही इसमें रिस्पॉन्सिबल है, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। नहीं, ठीक है। अच्छा, ये वैक्सीन को लेकर के, जितना हमने वैक्सीन को लेकर तैयारी की, पूरे विश्व ने हमारी तारीफ की कि हमने 10 वैज्ञानिकों ने 10 महीने में, और देश में भी जो वैक्सीन बनी उसमें भी काम कर लिया, जो अब, जबकि इसके पहले 5-1 साल लग जाया करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे स्थितियां सामान्य हो रही हैं, तो क्या वैक्सीन लगाने के प्रति जिस तरीके से उत्सुकता आपकी फेडरेटिव में भी कम दिख रही थी, तो और नीचे जब आएंगे लोग, हम बुजुर्ग लोग आएंगे, हम लोगों की उम्र में जब होगा, या उसके और नीचे जब होगा, तो वो ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। तो क्या लोगों को अभी वैक्सीन लगाने के लिए नटशेल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? एक्चुअली हमारा पब्लिक हेल्थ में हम तो बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, और ये बहुत ही बड़ा हमारे सामने चैलेंज होता है कि बच्चा एकदम स्वस्थ है, और हम उसकी माँ को और उसके परिवार को ये बोलते हैं कि इस बच्चे को काली खांसी नहीं होगी, मीजल्स नहीं होगा, आप ये लगवा लो। लेकिन वो जब लगवाती है तो उसे समझ में आता है कि इसको बुखार हो गया, तो वो तुरंत ही वैक्सीन के बाद में बुखार हो गया, तो वो ज़्यादातर हमारी सेकेंड डोज, थर्ड डोज के लिए नहीं आती। ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो बीमारी उसको है ही नहीं, या जो होने वाली होगी वो फ्यूचर का है, तो हम लोग ज़्यादातर फ्यूचर में काम नहीं करते। ये ह्यूमन एक साइकोलॉजी है, ब्रॉड साइकोलॉजी है, जिसमें वो इसके विपरीत में काम करते हैं। तो वैक्सीन की हेजिटेंसी रही हो या उसकी ज़रूरत ना समझें, तो ज़्यादातर लोग वैक्सीन के लिए नहीं जाते। अगर ये ओरल डोज होती तो मुझे लगता है कि शायद 50% और बढ़ जाती, डोज इसका ले लेते। लेकिन जब ये एक वैक्सीन जो इंजेक्शन लगता है, आधे लोग इंजेक्शन से डरते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का इंजेक्शन हो। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इंजेक्शन लगवाएंगे ही नहीं किसी भी हालत में, तो वो एक डर है। दूसरा ये ऐसी चीज के लिए कि भाई फ्यूचर में आपको हो सकता है ना। अब यहाँ तो ये कि फ्यूचर में होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी खत्म हो गई है ना। अब जो सामने दिख रहे थे मरीज, वो मरीज खत्म हो गए, है ना। अब इन्फेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो उसकी जो लेने का वो था ना डर, वो इसलिए कम हो गया। तो ये स्वाभाविक है, हमारी जनसंख्या इतनी अच्छी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो जो फ्यूचर के लिए काम करे, प्लान करे।
तो ये एक रीज़न रहा है कि जिससे वैक्सीन हमारी थोड़ी सी दिक्कत में रही। नहीं तो क्या आपको लगता है, क्या आप क्या सलाह देंगे, वैक्सीन लगानी चाहिए? मैं ये मानता हूँ, पब्लिक हेल्थ के हिसाब से मैं ये हमेशा से कहता हूँ कि हमारे पास में ये एक बहुत बड़ा टूल है वैक्सीन का, चाहे वो मीजल्स हो या फिर पोलियो हो। आपने पोलियो को देखा, ख़त्म हो गई। स्मॉल पॉक्स से शरीर पूरा मतलब कि उस पर धब्बे पड़ जाते थे, साथ में उसकी डेथ होती थी। आपको स्मॉल पॉक्स के अभी भी कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके फेस एकदम डिफॉर्म्ड हैं, वो ख़त्म हो गई, मतलब कि अब लोगों को नहीं होती है। आप अगर देखेंगे काली खांसी से लोग मरते थे, बच्चे मरते थे, हमारे नियोनेटल टेटनस से इतने बच्चे मरते थे, आज नहीं मरते हैं। तो ये दिख रहा है कि हमारे हाथ में सबसे बड़ा टूल पब्लिक हेल्थ का वो वैक्सीन है, और वैक्सीन में सबका विश्वास होना चाहिए। और ये जो विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड जो निकल के आई है वैक्सीन, ये एक इंडिकेट करता है कि हमारा साइंस इतना एडवांस हो गया है कि उन्होंने एक बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन, जिसकी चर्चा, अगर हम इंडिया के वैक्सीन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी चर्चा हो रही है कि वो सक्सेसफुल वैक्सीन है। एक सस्ती है, दूसरा वो किसी भी टेम्परेचर पे रख सकते हैं, वो बहुत ही नॉमिनल टेम्परेचर जो हमारा फ्रिज के अंदर होता है उस पर रख सकते हैं, और कारगर सिद्ध है। तो उसको हम बना पाए तो हमारे लोगों को विश्वास होना चाहिए उस पर, उसको ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पहले इन्फेक्शन भी हुआ है तो अगर वैक्सीन लगने के बाद में एक ऐसी इम्यूनिटी बनती है जो आपको फ्यूचर में और दूसरे वेरिएंट हैं वो नहीं होंगे, इसके लिए बचाती है। तो अगर कुल मिला के कहें तो वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए, और इससे कोई नुकसान नहीं है। इससे जो नुकसान होगा वो वही लोग हैं जिनको ऑलरेडी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं या उनको वैक्सीन सूट नहीं करती, तो उनको पता होता है कि मेरे शरीर में वैक्सीन सूट नहीं करती, उनको नहीं लगाएंगे। बाकी सभी को लगवाना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा हमारे हाथ में टूल है। गवर्नमेंट इसके लिए इतना कुछ कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, कि अदरवाइज तो आपको पैसे दे के लगवाना पड़ता। तो क्या मतलब फिर वही एक मूलभूत चीज है, क्योंकि जो जितना आपने समझाया उससे बहुत साफ है, सावधानी पूरी रखनी चाहिए। अभी फिलहाल उससे कोई मुक्ति नहीं है। आप मास्क जरूर लगाएं, हाथ धोने की प्रक्रिया जो पहले आते 1 महीने भर पहले 10-20 दफे करते थे वो जारी रखें, और वैक्सीन जरूर 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 लगवाएं, क्योंकि अगर वो आपको लगने के दिन आ गए हैं तो जरूर लगवाइए, ताकि आप उससे बचे रहें और फिर से कोरोना का आतंक आपके सर पे ना हो। और मस्ती कीजिए, और क्या चाहिए आपको, थोड़ी सावधानी के साथ कीजिए, जैसा डॉक्टर साहब कहते हैं कि मस्ती कीजिए सावधानी के साथ। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब आपका, आपने इतने आसान शब्दों में नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।